नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लालचंद्र सिंह। अगले एक घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है और यह चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे की। क्या कुछ आज का कार्यक्रम है और साथ ही ये भी कि क्या प्रोपेगेंडा और फेक नैरेटिव वाले एजेंडा का बराक ओबामा भी शिकार हो गए हैं क्या, इस पर करेंगे बात। इसके बाद हमारी खास चर्चा आज जो होगी विपक्षी दलों की बैठक को लेकर के, जो पटना में बैठक चल रही है, इस समय भी वो बैठक चल रही है, तो क्या वहां से कुछ निकल कर आएगा या फिर सिर्फ दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए वाली बात है। इसके बाद हम बात करेंगे कि कर्नाटक में जो 5 गारंटी थी, क्या वो गले की फांस बन गई है और बिजली की दरें कम तो नहीं हुई, उल्टे बढ़ गई। सब्सिडी तो मिली नहीं, फ्री बिजली मिली नहीं, उल्टे कीमतें बढ़ गईं। और इसके बाद हम बात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे की, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिनका सपना था धारा 370 हटाने का, वो सपना साकार हुआ और गृह मंत्री अमित शाह ने उनको आज श्रद्धांजलि वहां दी है। इस पर भी करेंगे बात, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। अमेरिका दौरे के तीसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय समुदाय को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री मोदी का उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से भी मिलने का है कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार अमेरिकी संसद को किया संबोधित। घंटे भर के भाषण में तालियों से गूंजती रही संसद। अमेरिकी संसद में लगे मोदी मोदी के नारे। पीएम मोदी ने एआई से की भारत अमेरिका संबंधों की तुलना। कहा, जब भारत बढ़ता है तो बढ़ती है पूरी दुनिया। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की द्विपक्षीय मुलाकात। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका संबंधों के संपूर्ण आयामों की समीक्षा और साझेदारी को और सुदृढ़ बनाने के उपायों पर की चर्चा। संयुक्त प्रेस वार्ता में पीएम मोदी ने की सीमा पार आतंकवाद पर ठोस कार्रवाई की वकालत, तो वहीं बाइडेन ने दोनों देशों की साझेदारी को बताया सबसे मजबूत। व्हाइट हाउस में पीएम मोदी के सम्मान में भव्य स्टेट डिनर का हुआ आयोजन। पीएम मोदी ने भव्य आयोजन के लिए आभार किया व्यक्त। कहा, अमेरिका की सफल यात्रा में भारतवंशियों की अहम भूमिका। प्रधानमंत्री की अमेरिका दौरे की उपलब्धियों को भाजपा ने बताया खास। कहा, अमेरिका दौरे के दौरान कई ऐसे निर्णय लिए गए जो भारत के नवनिर्माण की पटकथा लिखेंगे। सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और इनोवेशन पार्टनरशिप पर समझौता ज्ञापन न केवल अनुसंधान बल्कि व्यावसायिक अवसरों को भी देगा बढ़ावा। जम्मू में बलिदान दिवस पर जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की जम्मू कश्मीर की 2 दिनों की दौरे की शुरुआत। अनेक विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। कहा, 9 साल में आतंकी घटनाओं में आई 70% की कमी। आतंकी घटना पर नकेल कसने में मिली सफलता। पटना में विपक्षी नेताओं के जमावड़े पर केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह ने साधा निशाना। बैठक को बताया फोटो सेशन। कहा, कितने भी मिलाओ हाथ, नहीं संभव है विपक्षी एकता। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस की छत्रछाया में विपक्षी नेताओं को जुटने को बताया हास्यास्पद। कहा, आपातकाल की पीड़ा झेल चुके राजनीतिक दल कांग्रेस के बैनर तले हो रहे हैं इकट्ठा। जो पुल नहीं बना सकते वो डेमोक्रेटिक ब्रिज कैसे बनाएंगे। और बेंगलुरु में स्वास्थ्य, कल्याण और खेल पर गहन विचार विमर्श करने के लिए आज से शुरू हुआ 14वां युवा परामर्श कार्यक्रम Y20। तो वहीं पटना में जारी G20 देशों के श्रम संबंधी समूह की श्रम 20 के शिखर बैठक का आज दूसरा दिन। तो ये थी इस वक्त तक की हेडलाइंस और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले बात आज के सबसे पहले एजेंडे सबसे बड़ी खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका का दौरा और तीसरे दिन आज भारतीय समुदाय को संबोधित करने वाले हैं।
साथ ही उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से भी मिलने का उनका कार्यक्रम है। और पीएम मोदी का दूसरी बार अमेरिकी संसद को ऐतिहासिक संबोधन। करीब घंटे भर के भाषण में तालियों से गूंजती रही अमेरिकी संसद। सांसदों ने कई बार उठकर तालियां बजाईं। अमेरिकी संसद में लगे मोदी मोदी के नारे। पीएम मोदी ने एआई से की भारत अमेरिका संबंधों की तुलना और कहा कि जब भारत बढ़ता है तो पूरी दुनिया आगे बढ़ती है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की द्विपक्षीय मुलाकात। भारत अमेरिका संबंधों के संपूर्ण आयामों की समीक्षा और साझेदारी को और सुदृढ़ बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। और संयुक्त प्रेस वार्ता में पीएम मोदी ने की सीमा पार आतंकवाद पर ठोस कार्रवाई की वकालत और जो बाइडेन ने दोनों देशों की साझेदारी को बताया सबसे मजबूत। व्हाइट हाउस में पीएम मोदी के सम्मान में भव्य स्टेट डिनर का हुआ आयोजन। पीएम ने भव्य आयोजन के लिए आभार किया व्यक्त। और भारत के खिलाफ चलाए जा रहे प्रोपेगेंडा का पीएम मोदी ने दिया करारा जवाब। कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास है भारत के लोकतंत्र का मंत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर भी दिया जवाब। कहा भारत लोकतंत्र की जननी, जहां हर किसी को अपने विश्वास को पालन करने की आजादी। भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा और फेक नैरेटिव फैलाने में अब बराक ओबामा भी हो गए शामिल। बिना आधार के अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर उपदेश दे दिया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने सीएनएन को दिए इंटरव्यू में भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर छेड़ दिया है फिजूल का राग। कई सवाल हैं। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए खुद ओबामा ने दुनिया भर के कई मुस्लिम देशों में हमले किए। हजारों बेगुनाहों की जान गई और आज उपदेश दे रहे हैं बराक ओबामा। अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर फैलाया जाता है फेक नैरेटिव। सिर्फ एक विशेष समुदाय को लेकर ही हमेशा की जाती है दुनिया भर में बात। कौन है इसके पीछे? क्योंकि वास्तविक अल्पसंख्यक जो हैं बौद्ध, जैन, सिख, पारसी, इनके मसलों पर तो कभी बात होती नहीं। सिर्फ दूसरी सबसे बड़ी आबादी के लोगों के अधिकारों की ही बात होती है हमेशा। जबकि इंडोनेशिया के बाद भारत में मुसलमानों की सबसे अधिक आबादी है। देश में सभी वर्गों को है पूरी आजादी, पूरा अवसर, पूरा लाभ, सरकारी योजनाओं का भी। तो सवाल यह है कि आखिर फेक नैरेटिव फैलाकर दुनिया भर में कौन लोग चला रहे हैं अपना एजेंडा और प्रोपेगेंडा, और क्या है इनका यह मकसद? प्रधानमंत्री ने जवाब दिया है। तो प्रधानमंत्री ने साझा वक्तव्य के दौरान भारतीय लोकतांत्रिक मूल्यों और व्यवस्था के बारे में एक सवाल के जवाब में कहा कि भारत में सभी नागरिकों के अधिकार समान हैं और बिना भेदभाव के सभी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। जब डेमोक्रेसी को स्वीकार करते हैं और जब हम डेमोक्रेसी को लेकर के जीते हैं, तब डिस्क्रिमिनेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और इसलिए भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उन मूलभूत सिद्धांतों को लेकर के, और इसलिए हम चलते हैं। भारत में सरकार के जो बेनिफिट्स हैं वो एक्सेस टू ऑल है। जो भी उसके हकदार हैं उन सबको मिलते हैं। इसलिए भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई भेदभाव नहीं है, न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न उम्र के आधार पर, न भूभाग के आधार पर। तो बहुत ही साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने जवाब दिया। और उधर यूएस कांग्रेस को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत जब विकास करता है तो दुनिया विकास करती है। When I first visited the US as a Prime Minister, India was the 10th largest economy in the world. 10th. Today, India is the 5th largest economy. And India will be the 3rd largest economy soon. तो ये करीब घंटे भर का संबोधन था जिसमें कई बार जो सांसद अमेरिकी संसद के थे उन्होंने उठकर भी तालियां बजाई और तालियों की गड़गड़ाहट तो बार बार सुनाई दी और मोदी मोदी के
नारे भी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रफुल्ल केतकर, ऑर्गेनाइजर के संपादक का, इस खबर पर और ज्यादा चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं प्रफुल्ल केतकर जी। प्रफुल्ल जी, सबसे पहली बात तो यही कि प्रधानमंत्री के इस दौरे को अगर इसका मूल्यांकन किया जाए, ये अपने आप में ऐतिहासिक दौरा, वहां के संसद में ऐतिहासिक संबोधन, बाकी चीजों पर जो उन्होंने फेक नैरेटिव पर करारा जवाब दिया उस पर भी आपसे बात करेंगे, लेकिन पहले ये दौरा अपने आप में कितना अहम, कितना ऐतिहासिक और कितना महत्वपूर्ण? जी लालचंद जी, बहुत महत्वपूर्ण केवल इसलिए नहीं है कि अमेरिका का दौरा है या अमेरिका के संसद में दूसरी बार भारत के कोई प्रधानमंत्री अपनी बात रख रहे थे, बल्कि इसलिए भी है कि पहली बार इस तरह का स्टेट विजिट का इनविटेशन मिला। हम देखते हैं जिस अमेरिका ने प्रधानमंत्री मोदी को मुख्यमंत्री रहते हुए वीजा नकार दिया था, आज उनको रेड कारपेट के साथ इनवाइट किया जा रहा है। ये केवल प्रधानमंत्री मोदी स्वयं, जैसे उन्होंने कल कहा, ये केवल उनके व्यक्तिगत एक तरीके से उनको ये सम्मान मिला ऐसे नहीं है। भारत का जो कद बदला है, भारत का जो कद बढ़ा है जी, जो उपलब्धियां उन्होंने गिनाई, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे वो सामरिक क्षेत्र में हो, सांस्कृतिक तौर पर भारत अपने आप को जिस तरह से आज विश्व पटल पर अपनी बात रख रहा है, तो मुझे लगता है कि एक ये दौरा उसका परिचायक है कि भारत का आज विश्व स्तर पर किस तरह का वजूद है। मुझे लगता है उसका एक परिचय प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे से मिला है। और प्रफुल्ल जी, जिस तरह से कि अमेरिकी संसद में करीब मैं रिपोर्ट देख रहा था कि 75 बार से भी ज्यादा तालियां बजी, उसमें करीब 15 बार तो सांसद वहां के अमेरिकी संसद में उठ खड़े हुए तालियां बजाते हुए। ये तालियों की गूंज, ये तालियों की गड़गड़ाहट क्या संदेश देती है? देखिए, स्टैंडिंग ओवेशन मिलना, यूएस कांग्रेस में मिलना, ये अपने आप में बड़ी बात है। 15 बार मिलना, ये उससे भी बड़ी बात है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि किन विषयों के लिए मिला जी। जिस डाइवर्सिटी की बात, जिस सस्टेनेबिलिटी की बात, भारत में कितनी भाषाएं हैं और कितने उपासना पद्धतियों के लोग हैं और उनका एक साथ जीने का भारत का तरीका कैसे है, इस मुद्दे पर जब प्रधानमंत्री अपनी बात रख रहे थे और उसको इस तरह का स्टैंडिंग ओवेशन मिल रहा था, तो बहुत सारे मुद्दे धराशायी हो रहे थे। जब इंडो पैसिफिक की और फ्री एक्सेस टू मैरीटाइम की बात प्रधानमंत्री कर रहे थे, तो उसको जिस तरह का स्टैंडिंग ओवेशन मिला, तो भारत की पूरी एक मैरीटाइम नीति जो बनी है इंडो पैसिफिक में, एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से चीन के संदर्भ में अमेरिका को भी जो कंसर्न है उसको लेकर स्टैंडिंग ओवेशन मिला। प्रधानमंत्री जब आतंकवाद की और रेडिकलाइजेशन की बात किए, तब स्टैंडिंग ओवेशन मिला। मुझे लगता है कि ये किन मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने अमेरिकी सांसदों को कनेक्ट किया जी और किस तरीके से किया जी, ये दोनों बातें महत्वपूर्ण हैं। ये मुद्दे ये दिखाते हैं कि इन मुद्दों पर भारत आज अमेरिका के लिए और विश्व के लिए मायने रखता है। बिल्कुल मायने रखता है और इसकी चर्चा है। लेकिन एक चर्चा और जो कि हमेशा कोशिश की जाती है प्रोपेगेंडा फैलाने की, एजेंडा की, फेक नैरेटिव की। भारत में हम जानते हैं इंडोनेशिया के बाद दूसरी सबसे बड़ी आबादी है मुस्लिमों की, यहां तमाम अल्पसंख्यक रहते हैं। प्रधानमंत्री ने जवाब भी बड़ा करारा दिया है, लेकिन ऐसा लगता है कि बराक ओबामा वो कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा के शिकार हो गए। वही बराक ओबामा जिन्होंने ना जाने कितने हमले किए, ग्वातेनामो बे का केस जो है वो सभी हम लोग जानते हैं। तो बात वही है कि वचनम किम दरिद्रता, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बराक ओबामा को सामने आना पड़ा, यही एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि राहुल गांधी वहां पे गए थे, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल वहां से प्रयास कर रहा था, बहुत सारे ऐसे प्रयास हुए कि इस तरह का स्टेट विजिट का उनको वेलकम ना मिले, लेकिन वो सारे प्रयास जब विफल हो गए तो आखिर बराक ओबामा को सामने आना पड़ा। बराक ओबामा जब भारत में आए थे तो आपको याद होगा कि उन्होंने इसी तरह की एक बार चेष्टा की थी
सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में, जी, शायद मुझे उनका अच्छी तरह कार्यक्रम याद था, है। मैं गलत नहीं तो ये बेसिकली डेमोक्रेटिक पार्टी में एक लॉबी है। और ये भूल गए शायद बराक ओबामा के उन्हीं के वाइस प्रेसिडेंट उन्हीं काल में थे तो बाइडेन, और बाइडेन ने आज ये स्टेट विजिट का इनविटेशन दिया, ऑनर दिया। ऐसे में एक बुलाए हुए मेहमान के साथ किस तरह का व्यवहार होता है, और वो भी तथ्यों की जानकारी रहे बिना। आज स्थिति ऐसी है लालचंद जी के अमेरिका में, जिसको मास शूटिंग कहते हैं, मतलब 5 लोगों से ज्यादा की हत्या जी एक दिन में होना, ऐसी 4 घटनाएं प्रति सप्ताह हो रही है। क्योंकि गन कानून पर कोई सरकार काम नहीं कर पा रही है। वहां पे डेट का क्राइसिस हुआ, और कल प्रधानमंत्री ने भी जैसे उसका उल्लेख किया कि बाय पार्टीजान कंसेंसस बनाना पड़ा। तो उसके वो अमेरिका की अर्थव्यवस्था को भी दिखाता है। और अमेरिका की पाकिस्तान में जो नीति सब विफल हुई, वही पाकिस्तान जिसको बराक ओबामा अपना एक तरह से फ्रंटलाइन स्टेट मानकर चल रहे थे अफगानिस्तान के लिए, वहां पे अल्पसंख्यकों की क्या स्थिति है उस पर कभी वो बोल देते थे, फिर उनके उद्देश्यों पर संदेह नहीं किया जाता। लेकिन आज जिस तरह से सामने आए हैं, ठीक है, ये निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये एक हिट जॉब करने का प्रयास है, लेकिन वास्तविकता विश्व के सामने है। और कल शायद अमेरिकी कांग्रेस में जिस तरह का स्टैंडिंग ओवेशन मिला है, स्पीकर से लेकर सारे सांसदों ने जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के हस्ताक्षर लेने के लिए एक तरह से आग्रह पूर्वक उनके साथ मिल रहे हैं, ये सब दिखाता है कि ये प्रोपेगेंडा शायद काम नहीं कर रहा है, इसलिए इस तरह के हथकंडे अपनाने पड़ रहे हैं। बिल्कुल। प्रफुल्ल जी, एक सवाल जो कि मैं जरूर चाहूंगा कि आप उस पर अपनी राय रखें कि भारत में देखिए, वास्तविक रूप से अल्पसंख्यकों का अगर मैं नाम लूं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं, सिख हैं, इनके मुद्दों को, चाहे इनकी चर्चा जो है दुनिया के किसी मंच पर हम नहीं सुनते हैं, लेकिन एक खास समुदाय की चर्चा बार बार, और उसको नाम लेकर के बार बार जो ये चर्चा छेड़ी जाती है, क्या उद्देश्य होता है? क्या इस प्रोपेगेंडा का मकसद होता है ऐसे लोगों का जो गिने चुने लोग हैं? नहीं, क्या है, एक बहुत बड़ी लॉबी वहां पे हो गई। मैंने जैसे इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल का नाम लिया, जॉर्ज सोरोस का नेटवर्क है जो उसको फंडिंग करता है। हिंदू ह्यूमन राइट्स के नाम पर काम करने वाले भी बहुत सारे संगठन हैं जो यही प्रोपेगेंडा चलाते हैं। तो ये सारे मिलकर बेसिकली भारत में स्थिर सरकार ना रहे, भारत में अपने दम पर निर्णय लेने की क्षमता ना रहे, एक स्थिर और क्षमतावान भारत ये अमेरिकन इंटरेस्ट के लिए कैसे खराब है, ये सारी बातें, और इसके आधार पर किसी न किसी तरीके से भारत में भी समाज में फूट डालने का। कल जैसे कहा प्रधानमंत्री मोदी ने अपना उत्तर देते हुए, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको पूछा गया जॉइंट स्टेटमेंट के समय, तो उन्होंने कहा कि एक नीति बताइए जिसमें कहीं पे भी जाति हो, पंथ हो, किसी भी आधार पर भेदभाव होता हो। फिर जैसे उन्होंने अपने भाषण में भी कहा कि भारत तो सारे विश्व के उपासना पद्धतियों का घर है। कितनी उपासना पद्धतियों का जन्म यहाँ पे हुआ है, बाहर से किसी ना किसी तरीके से पीड़ित होकर, विस्थापित होकर आए हुए भारतीय समुदाय ने तो कभी नहीं कहा कि हम यहाँ पे पीड़ित है, वो बल्कि अच्छा योगदान भारत की इस विकास यात्रा में दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस वास्तविकता को हमको और मुखरता के साथ रखना चाहिए। इसमें हमारे मीडिया का, एकेडमी का भी बहुत बड़ा रोल है, ताकि इस प्रोपेगेंडा के लोग शिकार ना हो। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए प्रफुल्ल जी, और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आपका। वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे कि पटना में जो विपक्षी एकता की बैठक चल रही है, क्या उसमें कुछ निकल कर भी आएगा या क्या द्वंद्व है, इस पर करेंगे चर्चा। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। पैन से आधार को लिंक करना उतना ही जरूरी है जितना चेहरे से मुस्कुराहट को लिंक करना। जिम्मेदारी को समझदारी से लिंक करते हुए सभी पैन धारक कृपया ध्यान दें। पैन को आधार से लिंक करने के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं और लिंक आधार पर क्लिक करें और निर्देशों का पालन करें। ऐसा नहीं करने पर आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। पैन इनऑपरेटिव होने पर पेंडिंग रिफंड्स तथा उन पर इंटरेस्ट प्रोसेस नहीं होंगे।
टीडीएस और टीसीएस ऊंचे रेट पर काटे जाएंगे। इसीलिए 30 जून 2023 तक 1000 रुपए की लेट फीस देकर आप अपने पैन को आधार से ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं और आने वाले समय में किसी भी तरह के वित्तीय जोखिम से छुटकारा पा सकते हैं। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब हम चर्चा करने वाले हैं आज की खास चर्चा पर। और आज की हमारी खास चर्चा है पटना में जो विपक्षी दलों की बैठक हो रही है, उसी पर आज हमारी खास चर्चा है कि पटना में विपक्षी एकता के महासम्मेलन के बीच पोस्टर वॉर भी जारी। जेडीयू ने ऑफिशियल पोस्टर जारी करके इसे दलों का नहीं दिलों का महागठबंधन बताया है। नीतीश कुमार के घर पर 15 विपक्षी दलों के नेताओं की मीटिंग इस वक्त भी जारी है और सबके अपने अपने एजेंडे हैं, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने तंज कसा है, दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने अपने एजेंडे को लेकर देश भर में 8000 किलोमीटर की यात्रा करके सभी विपक्षी नेताओं से मुलाकात की थी। आम आदमी पार्टी का सवाल है कि कांग्रेस को उनका साथ देने में दिक्कत क्या है, जबकि कांग्रेस कह चुकी है कि पटना बैठक में सौदेबाजों के लिए जगह नहीं है। नीतीश कुमार पटना की धरती से इस विपक्षी सम्मेलन को संपूर्ण क्रांति पार्ट 2 मानते हैं, लेकिन इस पर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सवाल उठाया है और पूछा है कि इंदिरा जी ने लालू जी को 22 महीने और नीतीश जी को 20 महीने जेल में रखा था। आज नीतीश और लालू कांग्रेस के साथ संपूर्ण क्रांति कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस मानती है कि एक पार्टी पीएम मोदी को तो हरा नहीं सकती, इसलिए सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। लेकिन मजबूरी के इस गठबंधन में अभी तक नेता तय नहीं है कि किसके नेतृत्व में लड़ेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने विपक्षी दलों की मीटिंग पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि 2024 में नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, आएंगे तो मोदी ही। महागठबंधन की सरकार बिहार में बनने के बाद नीतीश राष्ट्रीय भूमिका में आने के लिए बेताब हैं, लेकिन कांग्रेस ने उनकी भूमिका दूसरी पार्टियों के साथ संवाद जोड़ने तक ही बना रखी है। तो जाहिर है कि जब पीएम के चेहरे पर चर्चा नहीं होनी है, साथ ही सीट शेयरिंग पर भी कोई चर्चा आज की मीटिंग में नहीं होगी, तो ऐसी हालत में यूपीए के कन्वेनर का जो रिक्त पद है उसके भरने की चर्चा सुनाई पड़ रही है और इसके लिए नीतीश कुमार के नाम की चर्चा हो रही है। कुछ खबरें आ रही हैं कि शायद उनको कन्वेनर के नाम पर, नीतीश कुमार के नाम पर सहमति बन भी गई है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बैठक पर क्या कहा, और कहा कि विपक्षी एकता सम्मेलन एक फोटो सेशन है। 2024 में भाजपा फिर से 300 से भी ज्यादा सीटें जीतेगी। मित्रों, आज 23 तारीख को पटना में एक फोटो सेशन चल रहा है। सारे विपक्ष के नेता एक मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं और संदेश देना चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को और मोदी जी को चैलेंज करेंगे। मैं सारे विपक्ष के नेताओं को एक कहना चाहता हूं, कितने भी हाथ मिला लो, आपकी एकता कभी संभव नहीं है, और हो भी गई तो कितने भी इकट्ठा होकर जनता के सामने आ जाइए। 2024 में 300 से ज्यादा सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तय। तो गृह मंत्री अमित शाह का यह बड़ा बयान। और वहीं बीजेपी की वरिष्ठ नेता स्मृति ईरानी ने भी तंज कसते हुए कहा कि जो लोग पुल नहीं बना सकते वो डेमोक्रेटिक ब्रिज कैसे बनाएंगे। एकजुट होंगे वो लोग जो राष्ट्र को ये संकेत देना चाहते हैं कि उनकी स्वयं की क्षमता मोदी जी के सामने विफल है। मैं विशेषतः कांग्रेस पार्टी का आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर यह घोषित कर दिया कि कांग्रेस नरेंद्र मोदी को हराने में अकेले नाकाम है, उन्हें सहारे की जरूरत है। तो भारतीय जनता पार्टी तंज कस रही है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये नामुमकिन है, और इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। विपक्षी दलों की बैठक पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी, साथ में जयराम विप्लव जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और साथ में डॉक्टर भारती मेहता जी,
जनता दल यूनाइटेड की प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत भारती जी, जयराम जी, आप दोनों का। मैं शुरुआत करता हूं विनोद जी के साथ। विनोद जी, बड़ा सवाल यही कि क्या बन पाएगा, और ये खबर भी आ रही है इस बीच में कि नीतीश कुमार को शायद कन्वेनर के नाम पर सहमति बन गई है वहां पर, तो क्या जो शरद पवार का भी नाम लिया जा रहा था कन्वेनर पद के लिए, अब कम से कम यह मान लिया जाए कि नीतीश जी को कन्वेनर पद शायद मिलने जा रहा है? कम से कम यह तो उपलब्धि है, पीएम उम्मीदवार के नाम पर ना हो चर्चा, सीट शेयरिंग पर ना हो चर्चा, कन्वेनर मिल गया यूपीए को। लाल जी, ये 2.5 घंटे की मीटिंग है और 2.5 घंटे की मीटिंग के बाद ऐसी चर्चा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी थोड़ी देर में होने वाला है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारी चीज़ें क्लियर होगी कि एजेंडा क्या था मीटिंग का, और मीटिंग में जो कन्वेनर की बात आप कर रहे हैं वो भी चर्चा में बाहर निकलेगी। लेकिन अभी ये तय होना बाकी है कि नीतीश कुमार सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में होंगे या जो 15 दल के लोग, सारे लोग थे, वो एक साथ एक फ्रेम में दिखेंगे। ये सारी चीज़ों पर अभी चर्चा होने बाकी है और मुझे लगता है कि 5-10 मिनट में उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने में आएगा तो और चीज़ों का खुलासा होगा। लेकिन मैं पहले आपकी रिपोर्ट पे आऊं, जिस रिपोर्ट में आप दिल की बात कर रहे थे, और आपने जो सबसे पहला जो नीतीश कुमार की तरफ से आज एक पोस्टर आया था, कल से पटना में पोस्टर का जो एक, आप सब कह सकते हैं कि पोस्टर वार छिड़ा हुआ था और उस पोस्टर वार में हर एक विपक्ष के नेता अपने अपने दल के नेता को प्रधानमंत्री बना रहे थे। केजरीवाल भी देश के लाल बनेगा प्रधानमंत्री का एक अलग पोस्टर था, राहुल गांधी का था, अलग अलग, ये अखिलेश यादव का पोस्टर था, सब पार्टियों का था। तो आज जेडीयू ने उसके के बदल में अपना ऑफिशियल पोस्टर जारी किया और ट्विटर पे आप देख रहे होंगे कि उस पोस्टर का ये बनाया गया, ये दलों का नहीं दिलों का महागठबंधन है। और तो मायावती ने क्या कहा, दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहिए। हाँ, तो ये जो दिलों का जो मामला है वो सीधे सीधे नीतीश कुमार ने एक तरह से क्लेम किया ये दिलों का गठबंधन, महागठबंधन है। लेकिन ये दिल जो है वो किस तरह से ये हुआ है, इसकी चर्चा जो मीडिया में खबर आ रही है, उस चर्चा पे किस तरह से दिल मिलने की बात हुई है। तो सबसे पहला सवाल तो ममता बनर्जी ने उठाया और कांग्रेस की तरफ से एक तरफ से उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की कि बड़ा दिल दिखाइए और तब बड़ा नेता बनिए। ममता बनर्जी ने खास करके निरंजन चौधरी को लेके अपनी शिकायत की कि वो 3 दिन से धरने पे बैठे हैं और कांग्रेस के कोई लीडर बोल नहीं रहे हैं। तो वो साफ साफ है कि अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता, टीएमसी कार्यकर्ता बंगाल में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को रक्त रंजित क्रांति की बना रहे हैं वहां, और यहां वो दिल मिलने की बात कर रहे हैं। वही बात उमर अब्दुल्ला ने केजरीवाल से पूछ दिया कि आप जब दिल की बात कर रहे हैं तो आप जब धारा 370 पे आप उमर अब्दुल्ला की सपोर्ट नहीं करते हैं तो आपके अध्यादेश पे वो सपोर्ट क्यों करने को है? बिल्कुल। वैसा ही सवाल जो है हर पार्टियों का है। तो आप एक तरह से देख सकते हैं कि जो बात अमित शाह कह रहे थे उस बात में कितना दम है कि आप ये किस तरह का एक एजेंडा फॉर्मूला बनाएंगे। जब नीतीश कुमार ने पहले दिन कह दिया था कि इसमें पीएम के फेस पे कोई चर्चा नहीं होगी, सीट शेयरिंग के बात पे कोई चर्चा नहीं होगी, तो फिर आपका ही सवाल दुरुस्त है कि चर्चा सिर्फ यूपीए के कन्वेनर कौन होगा, और ये वैकेंसी में शायद हो सकता है कि नीतीश कुमार फिट बैठ जाए। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास, लेकिन हो सकता है कि डॉक्टर भारती मेहता हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहेंगी। वैसे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान होगा, लेकिन भारती जी, क्या ये मान के चलें कि नीतीश जी कन्वेनर बन चुके हैं, बन रहे हैं, और ये भी कि क्या आज की बैठक में कुछ और बड़ा हो सकता है इस कन्वेनर पद पर नीतीश जी की ताजपोशी के अलावा भी? देखा जाए लालजी जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से संपूर्ण पाटलिपुत्र की इस भूमि पर जो उपस्थित तमाम राष्ट्र के जो राजनीतिक दल हैं उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि जिसको अभी आदरणीय विनोद मिश्र जी कह रहे थे कि शायद संयोजक बन के ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा, तो ये शुरुआत वहां से हुई थी जब बीजेपी ने कहा था कि बैठक ही नहीं होगा। अब बात आई बैठक से कुछ नहीं होगा, और आज संयोग से 11 बजे से लगातार चूंकि चैनल्स पे ही हूँ, तो अचानक 12:10 पे एक न्यूज ब्रेकिंग ब्लिंक किया और उसमें अमित शाह, आदरणीय अमित शाह जी मणिपुर हिंसा के विषय पर अभी कश्मीर में मीटिंग कर रहे हैं। मगर बहुत आश्चर्य की बात है कि भारत के गृह मंत्री का दिल लगातार पाटलिपुत्र में ही लगा हुआ है। तभी वो बयान दे रहे हैं कि इस बैठक से कुछ नहीं होगा। कुछ देर बाद वो बयान देते हैं कि फोटो सेशन चल रहा है। एक चीज कहना चाहूंगी कि जिस मीटिंग को आज तक कहा जा रहा था कि मीटिंग ही नहीं होगी, तो अब ये तो हुआ कि मीटिंग हो गई महोदय। अच्छा ठीक है, ये तो अब सब लोग देख रहे हैं, मीटिंग भी हो गई। बैठ रहे हैं जी।
मीटिंग तो हो कुछ गई, देर में जब कन्वेनर प्रेस के नाम पर भी आ रहा है। होगा, जी, तो कुछ देर में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा हाँ। और मीडिया से रूबरू होंगे तमाम जो हमारे बड़े लीडर हैं, ठीक तो है। तमाम चीजें स्पष्ट होंगी, क्योंकि अभी वर्तमान में तो मैं भी उस कक्ष में नहीं, ठीक, मैं भी आप ही लोगों के साथ ठीक, हूं। ठीक, तो ठीक। कुछ देर मुझे लगता है कि इंतजार हम लौटता लोगों को हुआ आपके करना पास भारती जी, जयराम जी जो है, जयराम जी को मैं ये बताता हूं कि जयराम जी देखिए, भारती जी कह रही हैं, आप लोग कह रहे थे मीटिंग नहीं होगी, मीटिंग तो हुई, ये तो क्लियर है, 15 दल वहां जुटे, ये भी क्लियर है, ये भी खबर आ रही है कि नीतीश जी कन्वीनर बन रहे हैं, तो फिर आप लोग ऐसे कैसे कह रहे हैं कि सिर्फ फोटो सेशन है, फ्लॉप शो है? बताइए जयराम जी। देखिए, हम कुछ नहीं कर रहे लालचंद जी। सबसे पहले तो आपने एक बात की थी जेडीयू के अधिकृत ट्वीट की। हाँ। तो वो ट्वीट सबसे पहली बार आया 12:28 पर, जिसमें लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी जी और अब्दुल्ला साहब गायब थे। फिर अच्छा। 2:05 पर दूसरा ट्वीट आया, हाँ। जिसमें लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी जी और कुछ और चेहरे ऐड हो गए। अच्छा। तो लगातार दिलों के अंदर कितना संकुचन है और दिल किसका बड़ा है, आ रहा हूं ये भारती नहीं जी, है, दिख दीजिएगा रहा है। जवाब, आऊंगा आपके पास। दूसरी हाँ। चीज हाँ। कि स्मृति ईरानी जी ने बिल्कुल सही कहा। हाँ। एक चीज तो कांग्रेस पार्टी ने आज प्रमाणित कर दिया और देश की जनता को बता दिया कि अब देश की सबसे पुरानी पार्टी के भीतर भारतीय जनता पार्टी का, हमारे कार्यकर्ताओं के परिश्रम का और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का सामना करने की क्षमता नहीं बची है। भारतीय जनता पार्टी से हारे तो एक दूसरे के सहारे। और सबसे बड़ी बात है कि ये एक साथ इकट्ठा होने की कवायद कर क्यों रहे हैं। लगातार आप देख लीजिए जो सिलसिला चल रहा है। आप बताइए क्यों कर रहे हैं? पश्चिम बंगाल में अभी पंचायत चुनाव को लेकर के जिस प्रकार की हिंसा हुई, उस हिंसा पे हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी बहाल रखा। स्टालिन अपने शिक्षा मंत्री पर चल रहे मुकदमे भ्रष्टाचार की जांच को रोकने के लिए हाईकोर्ट जाते हैं, वहां से उनको झटका लग जाता है। बीएमसी में जो कोविड केयर सेंटर का घोटाला हुआ, उसमें उद्धव गुट शिवसेना के ऊपर जांच चल रही है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि भ्रष्टाचार से बचने के लिए पूरा का पूरा लालचंद जी, लालू परिवार बेल पर है, हाँ। नेहरू गांधी परिवार बेल पर है। तो ये जब इकट्ठा हो रहे हैं तो अपने परिवारवाद को और भ्रष्टाचार में जो कार्रवाई हो रही है, चूंकि इनको मालूम है कि मोदी जी के रहते ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का फार्मूला ही चलेगा और सरकारी एजेंसियां इनके दबाव में नहीं आने वाली है। ठीक है। तो उस पे बचाव का रास्ता कैसे ढूंढे, ये उसका जेल जाने से कैसे बचे, उसका महाबैठक है। ठीक, लौटता हुआ आपके पास, मैं विनोद जी के पास चलता हूं। विनोद जी, जिस तरह से मायावती ने जो कहा है कि दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए, उधर से आया कि दलों के नहीं दिलों का गठबंधन है, और मायावती कहते हैं दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए। इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है बसपा सुप्रीमो की स्तंज में। देखिए, मैं जयराम जी की बात को एक तरह से आपको कह रहा हूं कि वो बहुत सही बात उन्होंने उठाया है कि जो नीतीश कुमार के ट्विटर हैंडल से जो पहला आया था, उसमें सही में लालू यादव और तेजस्वी यादव गायब थे। और अचानक जब उनको लगा कि ये दिलों का जो महागठबंधन है उसमें बड़ा दिल ही छूट गया है, तो उन्होंने करेक्शन किया था। यही बात मायावती भी कम से कम अपने ट्विटर से हैंडल से वो याद दिला रही थी कि आप अगर मायावती को, जो सबसे बड़ी नेता रही हैं और एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो दलित का फेस है भारत में, बेशक, और उतने बड़े लीडर को आप एक तरह से इस विपक्षी एकता में मिला, आप इसलिए नहीं बुला रहे हैं कि उससे अखिलेश यादव और कांग्रेस को परेशानी हो सकती है, तो फिर ये दिलों का कैसा गठबंधन हो सकता है। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, इसका जवाब तो अपना कांग्रेस, अपने बीजेपी के प्रवक्ता और जो जेडीयू के प्रवक्ता है वो बेहतर तरह से सुलट लेंगे जी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो इस सवाल में आज जो विपक्षी एकता के में हम लोगों को देखने को मिला, 2.5 घंटे का ये सेशन था उनका, और काफी बड़े सीनियर लीडर थे 15 विपक्षी दलों के, लगभग 27-28 लीडर वहां बैठे हुए थे। लेकिन अब ये सवाल तो बनता है कि जब केजरीवाल कहते हैं कि हम 8000 किलोमीटर यात्रा करके देश में एक माहौल बनाने की कोशिश की थी अध्यादेश के खिलाफ, केंद्र के खिलाफ में, तो इस पे सभी पार्टियों का समर्थन बनता था और केजरीवाल की शायद वो बात सुनी नहीं गई, तो उनकी नाराजगी तो अपनी जगह है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या जो ये काल्पनिक एक कहानी गढ़ रहे हैं कि स्क्रिप्ट लेके आए हैं विपक्षी एकता का, जब भी इस देश में ऐसा नहीं है कि यूपीए एनडीए का पहली बार इस तरह का गठबंधन हुआ है। गठबंधन पिछले आप हम लोगों ने देखा है, लाल जी आपके एक्सपीरियंस में भी होगा, लेकिन उसमें हर गठबंधन में एक चेहरा तय होकर आता था।
दो बार अगर बीजेपी के नेतृत्व में गठबंधन बना तो उसमें भी पीएम मोदी के लिए जब 2013 में हुआ था उसमें भी कई पार्टियां आई थी और उनका समर्थन दिया था। उसी तरह से आप ये देखिए अटल बिहारी वाजपेयी के भी जो गठबंधन बना उस समय में भी बीजेपी ने जब उनका नेतृत्व का ये दिया अनाउंसमेंट किया था तो उसमें भी सारी पार्टियां ने उनको समर्थन किया था। आज नीतीश कुमार के सामने में ये चैलेंज है कि अगर उनके पास कोई लीडर नहीं है तो फिर इस विपक्षी एकता का इतने बड़े सम्मेलन का ढोंग का मतलब क्या है। तो ये क्या एक तरह से टाइम पास है या फोटो ऑप है, ये बात तो भारती जी बताएंगी। लेकिन अगर इस देश को इतने बड़े नेताओं के इस पटना के सम्मेलन से क्या हासिल हुआ, इसका जवाब अगर उनके पास में है तो शायद वो बता दे। ठीक है, वो तो उसके बारे में भारती जी कह रही हैं कि थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो बता पाएंगी। लेकिन भारती जी, आपको लगता नहीं है कि अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के बीच में, ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच में, अखिलेश यादव तो 79 पर भी मानने को तैयार नहीं है, कह रहे हैं 80 के 80 चाहिए, तो कैसे ये तालमेल बनेगा? बड़ा कठिन काम नीतीश जी ने अपने हाथ में नहीं ले लिया है भारती जी? तो मैं एक चीज कहूंगी कि क्या ये बहुत कठिन काम नहीं था कि इन तमाम लोगों को एक मंच पर बिठाना? ये भी तो बहुत कठिन काम था और बहुत बड़ी चुनौती थी। और निश्चित तौर पर जब कहीं न कहीं एक किसी पे तो कोई दबाव नहीं है कि बाजबरन किसी को, निश्चित तौर पर कहीं न कहीं नैतिक स्तर पर, नीतिगत स्तर पे मैं अगर उसको 10% ही मानूं, मैं बहुत ज्यादा दावा नहीं करूंगी, तो कहीं तो शुरुआत हो चुकी है। अब कल क्या होगा निश्चित तौर पर बहुत से सवाल होंगे, उसके बहुत से उस बीच में विमर्श होंगे, तब चीजें निकल के आएंगी, मैं समझ हूँ। मगर अभी जो हमारे संभवतः बीजेपी के साथी बोल रहे थे कि इतने बज के इतने मिनट से लालू जी नहीं थे और इतने, तो मुझे लगता है कि पूर्व की तस्वीर फिर बाद की तस्वीर को दिखा के इस तरह कहा जाना शायद हास्यास्पद लगता है। अच्छा ठीक है, उस पर उनसे जवाब मैं लूंगा। मुझे एक चीज का जवाब दीजिएगा भारती जी, भारती जी एक चीज का जवाब दीजिए कि अगर मायावती जी को भी इनविटेशन दे देते, आमंत्रित कर लेते, तो आज कम से कम वो वाला वो ट्वीट नहीं करती कि दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए। उनको क्यों नहीं आमंत्रित किया गया? देखा जाए उस ट्वीट के बारे में मैं एक चीज कहना चाहूंगी। बहुत सीनियर लीडर है आदरणीय मायावती जी, उन्होंने कहा कि 10 सालों में, पिछले 10 सालों में दलित, महादलित, पिछड़ों, गरीबों की स्थिति बहुत खराब हुई। पहला ट्वीट उनका ये था, महोदय पिछले 10 सालों से किसकी केंद्रीय सत्ता। अच्छा, आप ट्वीट के उस हिस्से को देख रहे हैं। चौथा ट्वीट उन्होंने किया है, फिर बीच के और 2 ट्वीट्स कि अभी जो कल की ये बैठक है, ये बैठक विश्वसनीयता नहीं है इस बैठक की। ठीक है, लेकिन उन्होंने जो ट्वीट किया है, अब उनका क्या मनोभाव था। मगर एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि जब दलितों का सवाल आदरणीय मायावती जी ने उठाया है, तो दलितों की इस परिस्थिति के लिए आज राष्ट्र में जिम्मेदार कौन है? ठीक है, लेकिन एक बात ये भी है भारती जी कि मायावती जी को आपने बुलाया नहीं और जीतन राम मांझी अपने दल को लेकर निकल लिए, तो सवाल तो उठेगा कि विपक्षी एकता में फैक्टर ही नहीं है। जीतन राम मांझी तो वो व्यक्ति हैं जिनको अपना सिंहासन उठा के नीतीश कुमार जी ने दे दिया। ठीक है, लेकिन आज उनको जगह नहीं मिल रही है, ये भी बात सही है। और 3 बार आ चुके हैं। मैं ये कह रहा हूं कि बिहार को अब उनको अपने परिवार के 1 दर्जन लोगों के लिए ठीक मैं कह रहा हूं बिहार को और पटना को मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है, मायावती जी को भी बुला लेते अच्छा रहता। जयराम जी बताइए, ये जो बात कह रही है कि भाई भारतीय जनता पार्टी ये तस्वीर दिखा करके क्या कहना चाहती है, जबकि हम जो है एकता कर रहे हैं, अपनी कोशिश कर रहे हैं। और मायावती जी का जो ट्वीट है उसका भी संदर्भ मैंने दिया, जीतन राम मांझी की भी बात कही। क्या आपकी कोशिश रहेगी कि उधर जो लोग शामिल ना हो पाए उनको एनडीए में शामिल किया जाए? देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि इनकी खुद की पोस्ट की हुई तस्वीर इनके कंफ्यूजन को दर्शाती है और उस तस्वीर में एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश और छुपा हुआ है। क्या? नीतीश जी का चेहरा सबसे बड़ा है, यानी इन्होंने मान लिया कि राहुल गांधी जी का पत्ता साफ हो गया, तो पीएम मटेरियल केजरीवाल जी का पत्ता साफ हो गया। और भाई नीतीश जी हमसे टूटे इसीलिए कि उन्होंने प्रधानमंत्री पद का सपना देखा, फिर उन्होंने सोचा पद ना मिले कम से कम उम्मीदवारी तो मिल जाए। अब बात केवल यूपीए के संयोजक तक आकर अटक गई है। रही बात दलित की,
तो दलित आज केंद्रीय मंत्रिमंडल में सर्वाधिक संख्या है दलित केंद्रीय मंत्रियों की, आदिवासी केंद्रीय मंत्रियों की। और आज ये तो एक महादलित नेता के लिए जिस प्रकार से इन्होंने बयान दिया अभी कि वो कोई फैक्टर नहीं है मांझी जी, और मांझी जी तो 3 बार आए और गए। उसके तो पहले ये भी बोला था, मैं कह सकता हूँ लालचंद जी, उनके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। मैं लालचंद जी इतना तो जरूर पलटवार में कह सकता हूँ कि नीतीश जी वो नेता है जो 7 बार आए और गए और कब फिर पलटी मार देंगे। कल भी मीडिया वालों ने पटना में पूछा था, सर कहीं बात नहीं बनी, ऐसे तो पोस्टर भी लगे थे पटना में, ऐसे पोस्टर भी लगे थे और उनके पीछे किनका हाथ था वो भी नाम आ रहा है। योग दिवस पे कल बहुत प्रचलित रहा ट्विटर पर पलटासन जी, पलटासन की बहुत चर्चा हुई देश में। अच्छा ठीक है। आज जो है ये पीडीए की बात कर रहे हैं, यानी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक। तो केंद्र सरकार में पिछड़ों की मजबूत हिस्सेदारी है। स्वयं प्रधानमंत्री जी पिछड़े वर्ग से आते हैं, दलितों की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। और अल्पसंख्यकों में वो वर्ग जो छूट रहे थे, सिखों को, जैनों को, पारसियों को, उसको भी आगे बढ़ाने का काम मोदी सरकार ने किया। ठीक है, लेकिन कम से कम ये बात भारती जी की सही है, बैठक हुई, उस बैठक से कुछ निकल करके अभी कुछ देर में आएगा। जो कुछ उस बैठक से निकल करके आएगा वो भी हम बताएंगे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए विनोद जी आपका भी, और साथ में जयराम जी और भारती जी आपका भी जुड़ने के लिए। और जरूर इस बैठक से जो कुछ निकल कर आएगा उस पर हम लोग आगे भी चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए इस चर्चा में। और अब हम बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर है कर्नाटक के कशमकश की। वो कशमकश क्या है? वही 5 गारंटी को लेकर। कर्नाटक में 5 गारंटी को लेकर चर्चा लगातार हो रही है। कभी कांग्रेस केंद्र सरकार पर आरोप लगाकर धरना प्रदर्शन करती है, तो कभी कारोबारी बिजली के बढ़े दामों को लेकर सड़क पर हैं, वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल गांधी की 5 गारंटी पूरा करने में सिद्धारमैया सरकार पूरा जोर लगा रही है, लेकिन भुगतान तो लोगों को करना पड़ रहा है। फ्री बिजली तो मिली नहीं, लेकिन उससे पहले दाम जरूर बढ़ गए। बिजली की दरों में बढ़ोतरी के विरोध में कारोबारियों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। चैंबर्स ऑफ कॉमर्स का दावा, इस बढ़ोतरी से व्यापारी बर्बाद हो जाएंगे। और कैसे? राज्य सरकार की गारंटी गृह ज्योति योजना में 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का आश्वासन, लेकिन बोर्ड ने इसी बीच लगभग 3 रुपए प्रति यूनिट की बढ़ोतरी कर दी। उधर सिद्धारमैया सरकार के सामने चावल का भी संकट है। 10 किलो मुफ्त चावल वाली अन्न भाग्य स्कीम कैसे लागू होगी, यह बड़ा सवाल है। कर्नाटक के हर जिले में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करके लोगों को बताया है कि केंद्र सरकार चावल नहीं दे रही है। उधर व्यापारियों का दावा है कि बिजली की दरों में 50 से लेकर 70% की जो बढ़ोतरी हुई, इससे छोटे उद्योग, छोटे कारोबारी तबाह हो जाएंगे और दूसरे राज्यों से कर्नाटक पीछे रह जाएगा। तो फ्री बिजली की रेवड़ी के बीच भारत सरकार ने हालांकि उपभोक्ताओं के अधिकार नियमों में संशोधन किया है। और उसका क्या लाभ मिलने वाला है उपभोक्ताओं को कि सभी प्रकार के बिजली मीटर पर टाइमिंग ऑफ डे टैरिफ नियम लागू हो जाएगा, और इससे उपभोक्ताओं को बिल देने में काफी सहूलियत होगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि फ्रीबी को लेकर पार्टियों में होड़ तो है, लेकिन व्यवहारिक रूप से उनकी गारंटी कितनी सही है, यह सोचने का काम उन्होंने जनता पर डाल दिया है। यानी कि गारंटी पूरे नहीं हो रहे हैं और जनता परेशान है। आयशा खानम बेंगलुरु से हमारी संवाददाता इस पर जुड़ चुकी हैं। आयशा, छोटे कारोबारी प्रदर्शन कर रहे हैं, करीब करीब 50 से लेकर 70% बिजली की दरों में बढ़ोतरी हो गई है। उनसे मुख्यमंत्री की मीटिंग भी हुई थी उनके प्रतिनिधियों के साथ, लेकिन लगता है बात बनी नहीं उस पर, और वो अपने हड़ताल पर गए, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। आयशा। जी हाँ, बिल्कुल लालचंद, कल व्यापारियों ने राज्य भर में धरना प्रदर्शन किया। कल कर्नाटक बंद का भी ऐलान किया था, और कई जो छोटे जिले हैं जहां पर स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, जो एसएमईज है, एमएमईज है, इन पर बहुत गहरा असर पड़ रहा है। तो ये तमाम यूनिट्स जो है कल दिन भर धरना प्रदर्शन करते रहे और कर्नाटक बंद का ऐलान भी किया था। हालांकि सिद्धरामैया ने इन लोगों से बातचीत की, लेकिन ऐसा कोई आश्वासन उन्हें नहीं मिला कि आगे चलकर उनकी जो मांगे हैं वो पूरी होंगी और उनकी परेशानियां जो है वो खत्म होगी। क्योंकि सिद्धरामैया ने कहा कि इस महीने का बिल जो है 2 गुना हुआ है, क्योंकि ये जो पिछले महीने के जो 2 स्लैब्स थे उन्हें मिलाकर इस बार बिल जारी किया गया है। तो उनका ये कहना है कि उन्होंने इंडस्ट्री को आश्वासन दिया
कि आगे चलकर बिल कम होगा और वो चाहें तो इस बिल को धीरे धीरे पे कर सकते हैं। लेकिन इंडस्ट्री इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं कि कोई ठोस सोल्यूशन मिले इस पर, ना कि देर से बिल भरा जाए और बाद में बिल जब बिजली कट जाएगी तो उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वो बंद पड़ जाएंगी। तो ऐसे में सिद्धरामैया ने कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया है। लेकिन जैसे कि आज केंद्र सरकार ने जो एक आदेश जारी किया और कहा है कि कैसे बिल को जो सोलर आवर्स के दौरान इस्तेमाल और गैर सोलर आवर्स के दौरान इस्तेमाल के तहत कैसे बिल की कटौती हो सकती है, बिल में कमी की जा सकती है, ये स्कीम जो है बेहतर नजर आ रही है। क्योंकि उद्योगपतियों का यह मानना है, छोटी इंडस्ट्रीज के ओनर्स हैं, उनका यह मानना है कि फ्री बिजली की बात कहकर कर्नाटक सरकार ने कहीं ना कहीं शायद लोगों को बिजली मुफ्त में इस्तेमाल करने की आदत डाल देगी और जो बिजली जहां पर इस्तेमाल होनी है वहां पर इन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और बिजली की कमी भी हो सकती है। आयशा, अन्न भाग्य स्कीम भी जो सरकार है वो पूरी नहीं कर पा रही है क्योंकि चावल की कमी का हवाला दे रही है। अन्न भाग्य स्कीम को पूरा करने को लेकर आयशा खानम से हम फिर से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आयशा, अन्न भाग्य स्कीम जो है उसमें चावल के कम होने के संकट का हवाला दे रही है और केंद्र सरकार पर वहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करके टाल रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि यह भी कहीं ना कहीं 5 गारंटी को लागू करने का जो एक बहाना है उसके तौर पर कांग्रेस वहां पर इसको लेकर के भी आनाकानी कर रही है, बहाने बना रही है? देखिए, कांग्रेस के पास जब प्रचार के दौरान कांग्रेस ने ऐलान किया था कि फ्री 10 केजी चावल दिए जाएंगे, तो शायद उनके पास कोई प्लान नहीं था और ये प्लान ना होने की वजह से आज कांग्रेस को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस को अलग अलग राज्यों से चावल जुटाना पड़ रहा है और केंद्र सरकार ने जो कह दिया है कि FCI के तहत जो ओपन मार्केट में चावल मिलता था उसे बंद कर दिया है, क्योंकि ये तमाम राज्यों के लिए बराबर से केंद्र सरकार को बांटना होगा। तो ऐसे में केंद्र सरकार भी नहीं चाहती कि चावल जो FCI से खरीदा जाता है वो किसी राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो ऐसे में अब सिद्धरामैया ये कोशिश कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ या फिर पंजाब जैसे राज्यों से जो है चावल खरीदेंगे, लेकिन उन्हें इसमें भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ से चावल कर्नाटक लाने में ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट बढ़ जाएगा और फिर ऐसे में उन्हें चावल जो खरीदना है 36 रुपए पर केजी चावल खरीदा जा सकता है, तो ये कॉस्ट जो है बढ़कर ज्यादा होगा और ये तिजोरी कर्नाटक की जो फाइनेंशियल स्थिति है उस पर दोबारा गहरा असर पड़ सकता है। तो एक तरफ से सिद्धरामैया जो 5 गारंटी देकर कहीं ना कहीं अपने ही चंगुल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ फ्री बस का ऐलान कर दिया है और यहाँ भी फ्री बस सर्विस जो महिलाओं के लिए जारी किया गया है, महिलाओं के लिए बेहतर सुविधाएं नहीं है, बेहतर बसेस नहीं है और महिलाएं जो है बसेस में ये माना जा रहा है कि ज्यादा क्राउड होने की वजह से बसेस कई जगहों पर रुक नहीं रही है। तो 5 गारंटीज जो है बिना प्लान के, बिना सोचे समझे किसी एक ब्लूप्रिंट के तहत इन्होंने ऐलान कर दिया था चुनाव के दौरान, लेकिन अब इन्हें लागू करने में कर्नाटक सरकार के पसीने छूट रहे हैं। बिल्कुल पसीने छूट रहे हैं और सवाल इसीलिए उठ रहे हैं कि क्यों 5 गारंटी जो आपने किए थे वो कहां पर हैं और कब पूरे होंगे, क्योंकि कहा तो ये गया था कि बस पहली ही बैठक में सरकार बनते ही पूरे कर दिए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आयशा जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। और अब हम बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और हमारी अगली खबर जो है वो गृह मंत्री के जम्मू कश्मीर दौरे को लेकर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं और उन्होंने यात्रा की शुरुआत जो की वो जम्मू में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि देकर अपनी 2 दिवसीय यात्रा की केंद्रीय गृह मंत्री ने शुरुआत की। दरअसल आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि है। जनसंघ के संस्थापक और कश्मीर को लेकर जागरूकता जगाने वाले मुखर्जी को लेकर जम्मू कश्मीर में कई समारोह का आयोजन किया गया है। गृह मंत्री ने जनसभा में अपना संबोधन दिया और कश्मीर पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों का प्रमुख रूप से उल्लेख किया। उन्होंने कहा जब धारा 370 लागू हुई थी तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसका विरोध किया था और कहा था कि इस देश में 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे।
साथ ही गृह मंत्री ने कहा कि पिछले 9 सालों में आतंकी घटनाओं में 70% की कमी आ चुकी है और आतंकी घटना पर नकेल कसने में सफलता मिली है। यही धारा 370 है जिसके मुद्दे पर अपना बलिदान दिया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, और अब उनके सपनों का जम्मू कश्मीर बनाने का काम हो रहा है। इसी धारा 370 के मुद्दे पर उन्होंने शहादत दी थी। जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत को सम्मान दिया है, सच्चा सम्मान दिया है। अमित शाह ने जम्मू में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और साथ में शिलान्यास भी किया और दोपहर बाद उनका श्रीनगर में कार्यक्रम चल रहा है। श्रीनगर स्थित राजभवन में सुरक्षा समीक्षा बैठक का कार्यक्रम है और इसके साथ ही संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित वितस्ता महोत्सव में भी शिरकत करेंगे। और बात करें दूसरे दिन की 24 जून को, तो सुबह सुबह गृह मंत्री श्रीनगर स्थित प्रताप पार्क में बलिदान स्तंभ का शिलान्यास करने वाले हैं। और एक और अहम बात है कि गृह मंत्री इस दौरान अमरनाथ यात्रा की तैयारियों और सुरक्षा स्थिति को लेकर भी महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं। तो गृह मंत्री ने जम्मू में जनसभा में क्या कुछ कहा अपने संबोधन में, पहले उसे सुन लेते हैं। पूरा देश जानता है कि आज फिर से एक बार जम्मू कश्मीर में पूरा भारत के साथ जुड़ा हुआ है। धारा 370 निरस्त हुई है तो इसका एकमात्र कारण श्यामा प्रसाद जी का बलिदान और उनका हौसला और संकल्प। सुधाकर दास हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस खबर पर चर्चा करने के लिए। सुधाकर, गृह मंत्री का आज जम्मू कश्मीर का दौरा और शुरुआत श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि देकर, जिन्होंने धारा 370 को हटाने को लेकर अपनी कुर्बानी दी थी, और आज उन्हीं की श्रद्धांजलि के साथ शुरुआत। क्या कुछ खास है आज गृह मंत्री के कार्यक्रम में, और वहां पर जम्मू कश्मीर में 2 दिनों के कार्यक्रम को कितना अहम, कितना महत्वपूर्ण माना जाए? सुधाकर जी लालचंद, और जैसा आपने कहा, एक तरह से सीधा संदेश आज के दिन जब बलिदान दिवस है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, तो ये संदेश की आइडियोलॉजी जो है, जो विचारधारा है, जो एक ऐलान है, वो कितना महत्वपूर्ण रखता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, मोदी सरकार के लिए। तो ये एक बड़ा संदेश देना और अपने उन नेताओं को याद करना जिन्होंने देश के लिए, पार्टी के लिए, विचारधारा के लिए अपनी जान की भी कुर्बानी दे दी। तो उस ढंग से इस यात्रा की उन्होंने आज शुरुआत की। आज 23 जून है, 23 जून को ही उनकी शहादत हुई थी। लेकिन निश्चित तौर पर जम्मू कश्मीर का जब भी दौरा होता है बेहद ही महत्वपूर्ण होता है, और खासतौर से हम जानते हैं कि आर्टिकल 370 हटने के बाद से और करीब 48-49 महीने हो गए हैं, तो 4 साल का वक्त हो गया। हम जानते हैं कि अगस्त में ये हुआ था, तो एक तरह से 2019 के अगस्त में आर्टिकल 370 हटाया गया था, और किस तरह से जम्मू कश्मीर एक तेज विकास के रास्ते पर, ना सिर्फ लोगों को अधिकार देने के मसले पर, चाहे अनुसूचित जनजाति के लोगों को अधिकार देने की बात हो, या फिर जो हिंदू शरणार्थियों को अधिकार देने की बात हो, महिलाओं को अधिकार देने की बात हो, केंद्र की 100 से ज्यादा योजनाओं को वहां लागू करने की बात हो, वहां पंचायत के जो त्रिस्तर के चुनाव वो सफलता पूर्वक कराने की बात हो, तो साथ ही साथ जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी, इस तरह की तमाम पॉलिसीज, और आज जिस तरह से चाहे निवेश की बात हो, सिनेमा हॉल खोलने की बात हो जम्मू कश्मीर में, या फिर G20 की बैठक, उसका भी जिक्र किया। तमाम चीजें ये दिखाई पड़ रही है। लेकिन सुधाकर, जो अमरनाथ यात्रा, आगामी अमरनाथ यात्रा को लेकर भी सुरक्षा समीक्षा की बैठक है, इसमें क्या कुछ खास समीक्षा होने वाली है? क्योंकि इस बार अमरनाथ यात्रा काफी लंबे समय तक चलाने की योजना है। देखिए लालचंद्र, जो सुरक्षा बैठक है वो करीब शाम में 8 बजे राजभवन में होगी। गृह मंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे, और जो यूनिफाइड कमांड, चाहे सेना के लोग हों या पैरामिलिट्री फोर्सेस के सीनियर ऑफिशियल्स हों, LG हो, DGP हो, राज्य के CID के DG हो, ये तमाम लोग, चीफ सेक्रेटरी हो, वो तमाम लोग शिरकत करेंगे। तो कहा यह गया कि ओवरऑल सिक्योरिटी सिचुएशन उसको रिव्यू करेंगे। घाटी के भीतर हो, जो बॉर्डर पे हम जानते हैं कि लगातार ड्रोन के जरिए लगातार कोशिश हो रही है कि घुसपैठ करने की, तो वो उन तमाम चीजों की एक तरह से गहरे स्तर पर समीक्षा की जाएगी, और उसमें अमरनाथ यात्रा की भी विशेष तौर पर
समीक्षा हो सकेगी, क्योंकि अमरनाथ की अभी एक हफ्ते पहले ही गृह मंत्री ने समीक्षा की है, कई अपनी तरफ से उन्होंने निर्देश दिए हैं, तो उसमें जरूर वो जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। मसलन एयरपोर्ट से अगर कैंप तक पहुंचना है यात्रियों को, तो उसमें क्या किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है, तो उसकी जरूर वो तमाम जानकारियां लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो बैठक है एक ओवरऑल सिक्योरिटी सिचुएशन को लेकर है। जी, और इसके साथ कई विकास कार्यक्रमों का उद्घाटन है, शिलान्यास है। बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो हमारे संवाददाता सुधाकर दास गृह मंत्री के जम्मू कश्मीर दौरे पर चर्चा कर रहे थे। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला इस बीच लगातार जारी है। नमस्कार।